107.4 रेडियो नोएडा। ये है आपकी आवाज़, ये है आपकी आवाज़, ये है आपकी आवाज़, ये है आपकी आवाज़। रेडियो नोएडा 107.4 आपकी आवाज पर मैं हूँ योगिता और शो चल रहा है एक मुलाकात। और आज हमारे इस खूबसूरत से शो की शान बढ़ाने के लिए हमारे बीच मौजूद है मिस्टर विनय चौधरी जी, जो कि यूथ बीजेपी स्पोक्स पर्सन है। हेलो सर, वेलकम टू आवर शो। कैसे हैं आप? मैं बहुत अच्छा हूँ, आप कैसे हैं? बिल्कुल बढ़िया सर। आपसे मिलने के बाद तो और भी ज्यादा एनर्जी आ गई है, क्योंकि मुझे पता लगा है कि आप बीजेपी यूथ स्पोक्स पर्सन है, तो मतलब बच्चों के लिए काम करते हैं, हमारी यंग जनरेशन के लिए काम करते हैं। तो बहुत सारे सवाल है मेरे मन में। तो सबसे पहले जानना चाहूंगी कि ये बीजेपी यूथ स्पोक्स पर्सन जो है, इसकी शुरुआत कैसे हुई आपकी लाइफ में? इसकी शुरुआत एक्चुअली मैं जिस पार्टी से बिलोंग करता हूँ बीजेपी है, और बीजेपी के अंदर हमारी एक हर तरह की कार्यकारिणी होती है, जो कि जनरल सेक्रेटरी होती है, सेक्रेटरी होते हैं, प्रेसिडेंट होता है, स्पोक पर्सन होता है। इसी का एक पार्ट है स्पोक पर्सन, जो कि पार्टी ने मुझे दायित्व दिया है, उसका मैं निर्वहन कर रहा हूँ। मतलब बीजेपी पार्टी में बहुत अच्छी बात है कि ऐसा भी है कि यूथ के लिए काम करना चाहते हैं। तो बेसिकली व्हाट आर दी एम्स और क्या क्या आपके प्लान्स हैं, आप किस तरह के काम यूथ के लिए करना चाहते हैं? यूथ के लिए वो सबसे ज्यादा यूथ को जो आज की रिक्वायरमेंट है वो है रोजगार, एम्प्लॉयमेंट। वो बहुत जरूरी है। मैं आज भी काम कर रहा हूँ, मैं खुद की अपनी एक सिक्योरिटी कंपनी रनिंग कर रहा हूँ, मेन पावर कंपनी रनिंग कर रहा हूँ, जिसके दौरान विद इन 10 ईयर्स के अंदर मैं 3,500 लोगों को मैं रोजगार प्रोवाइड करा चुका हूँ। इसके अलावा मेरी एक अपनी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, जो कि टॉरस नाम से है, जो कि सब मेरे लोग जो मेरे से जुड़े हुए हैं वो जानते हैं, जिसकी जो मैंने अभी पिछले साल ही लॉन्च किया है, टॉरस अप्रेजल्स का नाम है। उसके लिए हम लोग उस कंपनी में मेरी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट चलती है, उसकी मैं एक स्टोर की चेन बना रहा हूँ, जो कि अभी मेरे 5 स्टोर लॉन्च हो चुके हैं। जब 2 स्टोर मैंने हाल ही में पिछले महीने नोएडा सेक्टर 18 में एक लॉन्च हुआ है, एक हमारा ग्रेटर नोएडा में है, 2 दिल्ली है और एक जयपुर है। इस तरीके से हमारा चीजें आगे बढ़ रही है, और 350 लोगों को मैं इस टॉरस के माध्यम से भी मैं रोजगार प्रोवाइड करा चुका हूँ। तो मेरा एक एम रहता है यूथ को लेके कि उनको रोजगार मिलना चाहिए, क्योंकि अगर उनके पास रोजगार होगा तो वो आगे बढ़ सकते हैं, आगे सोच सकते हैं, अपने देश के लिए, अपने प्रदेश के लिए, अपने परिवार के लिए वो आगे जा सकते हैं। जब तक रोजगार उनके पास नहीं रहेगा, उनका माइंड लेवल भी काम नहीं करेगा। बिल्कुल सही कहा सर आपने। तो एक चीज है कि 24 घंटे का समय आपके पास है, 24 घंटे का समय मेरे पास है, और 24 घंटे का ही समय बाकियों के पास है। तो आप किस तरह मैनेज करते हैं अपना पूरा दिन? बिकॉज आपको अपना बिजनेस भी संभालना है, घर की चीजें भी हैं, और फिर ये मतलब बेसिकली इट्स लाइक अ समाज सेवा। यूथ के लिए काम करना एक समाज सेवा है, और इसमें आपको ये नॉन प्रॉफिटेबल भी है। तो किस तरह आप मैनेज करते हैं? करना पड़ता है। देखो, जो एम हमने तय कर रखा है, जो टारगेट बना रखे हैं, उसमें हमें टाइम निकालना पड़ता है। हमें शुरुआत में हम लोग सुबह कितने भी बजे अपना, जैसे बहुत लोग जब हम कॉलेज की लाइफ में होते हैं तो हम 8-8, 10-10 घंटे की नींद लेते हैं, और हम बाकी टाइम में मस्ती करते हैं, लेकिन वही हमें कट करना है। आज की डेट में हमें 5 से 6 घंटे की नींद लेनी है। उसी के दौरान हमें अपना वर्क शेड्यूल बनाना है। बिजनेस के टाइम पे अगर हम 6 घंटे के बिजनेस कर रहे हैं, तो वहां पे उसको हम 4 घंटे करके 4 घंटे में समाज सेवा को देने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि मेरा एम है, आज मैं व्यापार भी कर रहे हैं तो मेरा कुछ पैसा, जो कि मेरी, आपको मैं एक जानकारी के लिए मैं बता देता हूँ, जो मेरी कंपनी टॉरस बनाई है मैंने, जो टॉरस अप्रेजल्स बनाई है, उसका प्रॉफिट का 10% का शेयर जो देश के लिए शहीद हो जाते हैं, उनकी धर्म पत्नियों को, उनको वीरांगनाओं को हम लोग प्रोवाइड कराते हैं। तो एक ये जो भावना है, उसी को ध्यान में रखते हुए मैं समय समय पे मैं अपना शेड्यूल तय करता हूं कि किस समय क्या करना चाहिए, कहां, कैसे। तो उसके अकॉर्डिंग हमें टाइम निकालना चाहिए, और जो व्यक्ति पूरी लगन से, अपनी शिद्दत से करता है, वो टाइम निकाल लेता है, और जो नहीं निकाल पाता वो बहाने बनाता है। वो तो हर तरह के लोग होते हैं। बिल्कुल सही बात आपने। सो व्हाट इंस्पायर्स यू द मोस्ट? मैं जो इंस्पायर हूँ खास तौर पे, मैं हमारे जो कैबिनेट मिनिस्टर हैं और फॉर्मर हमारे बीजेपी यूथ के स्पोक प्रेसिडेंट हैं श्री अनुराग ठाकुर जी, मैं इंस्पायर हूँ। वो मेरे बड़े भाई, उनके साथ मैं टीम में काम भी किया है, तो सबसे चहीते नेता हैं मेरे, और मेरे रोल मॉडल हैं वो। क्या बात है सर। सो बीइंग एन एक्सपीरियंस पर्सन, आपको क्या लगता है कि जिस यूथ के लिए मैं काम कर रहा हूँ, उस यूथ से आपकी क्या एक्सपेक्टेशंस है? बिल्कुल, देखो, यूथ से मेरी यही एक्सपेक्टेशन है, जो आज के यूथ से, कि जो प्रधानमंत्री मोदी जी एक नए भारत की कल्पना की बात कर रहे हैं, कि नए भारत की संरचना करने जा रहे हैं, वो नए भारत की कल्पना। तो ये केवल कल्पना सोच के संभव नहीं होता कि हमने सोचा कि ये नए भारत की कल्पना हो जाए, ऐसा नहीं होता। ये भारत की कल्पना तब तक संभव नहीं हो सकती जो आज इस यूथ का विकास नहीं हो सकता, सर्वांगीण विकास नहीं हो सकता। वो विकास कल्चर से, संस्कृति से भी, रोजगार से भी, एजुकेशन से भी, वो सब कुछ
परफेक्ट यूथ के अंदर जो मिलेगा उसको, तब जाके इस नए भारत में हम लोग तब्दील कर सकते हैं। न्यू इंडिया की जो शुरुआत कर रहे हैं मोदी जी, तब हम लोग सोच सकते हैं। तो आज के यूथ को इन सब चीजों को ध्यान में रखना पड़ेगा, रोजगार भी रखना पड़ेगा, अपने वर्क मोड के अकॉर्डिंग भी काम करना पड़ेगा, एजुकेशन के लिए भी काम करना पड़ेगा। इन सब चीजों को बांध के तब आगे चलना होगा, तब जाके एक नए भारत की संरचना संभव है। तो बिल्कुल सही बात है आपकी। तो सर यहाँ पे ना एक चीज आती है कि जब हम यूथ की बात करते हैं और यूथ के रोजगार की बात करते हैं तो बात आती है एजुकेशन की भी। जी। तो एज ए बीजेपी स्पोक्स पर्सन, यूथ स्पोक्स पर्सन, आप एजुकेशन के लिए और क्या क्या चेंजेस ला सकते हैं? देखो, एजुकेशन के लिए काफी चेंजेस आए हैं। पहले से आप देखते आ रहे होंगे आज के देश में। पहले हमारे पास जो देश के अंदर कुछ एक लिमिटेड यूनिवर्सिटीज होती थी, लेकिन आज पिछले 10 साल के अंदर जब से प्रधानमंत्री मोदी 2014 के बाद में आए, बहुत बदलाव आया है। एक से एक यूनिवर्सिटीज बनी है, हॉस्पिटल्स बने, एम्स, पहले 7 एम्स थे पूरे इंडिया के अंदर। आज आप देख रहे होंगे पिछले 2 साल के अंदर ही 14 एम्स की नई शुरुआत हमारी हुई है, नए उद्घाटन हुए हैं 14 साल के अंदर, ये 2 साल के अंदर एम्स की। तो ये हॉस्पिटल्स भी बढ़ रहे हैं, स्कूल्स भी बढ़ रहे हैं और ये यूनिवर्सिटीज भी बढ़ रही हैं। तो ये तैयारी पार्टी सरकार अच्छे से कर रही है। तो अपने आने वाले मतलब अपने इन कामों को आप 5 साल बाद कहाँ देखते हैं? बिल्कुल, मैं ये बस ये सोचता हूँ कि जो आज की जो कुछ लोग हैं, हमारा खासकर हमारा विपक्ष हमेशा ये कहता है कि एक रोजगार की एक मेन अहम मुद्दा है देश के अंदर। रोजगार की वजह से कोई पीड़ित नहीं होना चाहिए। मैं बस ये चाहता हूँ 5 साल के बाद सबके पास अपना रोजगार होना चाहिए। मैं रोजगार का मतलब ये नहीं होता कि सिर्फ नौकरी, वो अपने काम से भी हो सकता है, व्यापार से भी हो सकता है, बिजनेस से भी हो सकता है, कि उनके पास एक फिक्स इनकम और आय होनी चाहिए आज के यूथ के पास। ओके, तो एक थीम से हट के सवाल कर लेते हैं कि अगर हम आज के यूथ की बात करते हैं तो कई बार ऐसा लगता है कि यूथ में बहुत बड़ी कमियां ये भी हैं कि जैसे आपने कहा कि सोचते हैं, काम करना चाहते हैं, लेकिन काम करते नहीं है। दूसरी चीज, समय जो सोशल मीडिया पे सबसे ज्यादा बिताया जाता है और कहते हैं ना कि जैसे ऑनलाइन लिंचिंग जिसे कहते हैं कि लोगों का ऑनलाइन हेट ज्यादा बढ़ता जा रहा है और ऑनलाइन इल मैनर्ड बच्चे ज्यादा दिखते हैं, तो उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? देखो, वो मैं आपको बता रहा हूँ, कुछ लोग होते हैं, जैसे अगर आप कोई अच्छा काम कर रहे हो तो जिसको अच्छा चुनना होगा वो अच्छा चुनेगा, लेकिन जिसको नेगेटिव चुनना होगा वो उसको नेगेटिव चुनेगा। तो आप ये सोशल मीडिया की बात कर रहे हैं, सोशल मीडिया पे कुछ ऐसी भी चीजें जिससे हम लोग इंस्पायर हो सकते हैं, मोटिवेशन आता है, या देख देख के हम किसी और को इंस्पायर हो सकते हैं। आप मॉब लिंचिंग या नेगेटिव चीजें हम क्यों सुनना चाहें? ये डिपेंड करता है पर्टिकुलर बंदे टू बंदे के ऊपर कि भैया सामने वाला बंदा कहाँ डाइवर्ट हो रहा है, किस दिशा में जा रहा है वो, तो उनकी गलती है कि अगर वो इस तरह की चीजों को देख रहा है। तो हर तरह का एक लोग हैं, हर तरह की। काफी डिप्लोमेट आंसर दिया है, मैं मानना चाहूंगी। मैं ये कहूंगी कि आप क्या चेंजेस लाना चाहेंगे? देखो, मैं बस ये चाहूंगा कि अगर सोशल मीडिया और इसकी खास कर आप बात करें, जो कि आज अहम मतलब सोशल मीडिया का कल्चर है, इससे हमें जितना पॉजिटिव है और मोटिवेटेड है हमें होना चाहिए। हमें अपने आप को तब्दील करना चाहिए, हमें टेक्निकल, हमें एक्सपर्ट होना चाहिए, चीजों में बढ़ना चाहिए। जो कि आज से आप देख रहे होंगे 10 साल पहले लोगों के हाथ में जब सेलफोन होते थे तो कितना % सेलफोन था या कितने % इंटरनेट था, और आज देखो आप घर घर में एक नॉर्मल एक रिक्शा चालक भी होता है, वो भी अपने हाथ में एक वाईफाई और इंटरनेट लेके चल रहा है और वो भी सोशल मीडिया से जुड़ा हुआ है। तो ये एक तरीका है नए भारत में आगे बढ़ने का, वो अच्छे से हो रहा है। ओके सर, तो अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिले पूरी दुनिया में 3 मैसेज स्प्रेड करने की, तो वो 3 मैसेज आपकी तरफ से क्या होंगे यूथ के लिए? यूथ के लिए मैं शुरुआत से आपको ये बात मैं कहता आ रहा हूँ कि यूथ के लिए एक तो ये मैसेज होगा कि आपको अपने एक नियम बनाना पड़ेगा अपने लिए, जो कि कोई भी किसी भी इंसान को आगे बढ़ने के लिए अपने टारगेट को फोकस करना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो पंचुअल रहना पड़ेगा। दूसरा, एक टारगेट फिक्स करना पड़ेगा, नियम बनाना पड़ेगा। तीसरा, उसको फॉलो करना पड़ेगा, क्योंकि बना लेते हैं नियम, उसको फॉलो नहीं करते, तो वो बहुत जरूरी है आज की डेट में। तो इन सब तीनों चीजों को लेके आगे चलेगा तो यूथ कभी भी आपा नहीं हो सकता, कभी भी गलत नहीं हो सकता उसके साथ। हमेशा उनको टारगेट जो चाहता है वो मिलेगा उसको। एक सवाल मैं आपसे और करना चाहूंगी कि आपके अकॉर्डिंग एक लीडर का विजन कैसा होना चाहिए? ये क्वेश्चन आपने ऐसा पूछा कि इससे शायद जो लोग सुनेंगे, कुछ लोग नाराज भी हो सकते हैं और कुछ ये भी लगेगा कि नहीं, सपोर्ट में भी आएंगे। हमेशा से मैं ये सोचता हूँ, और ये मैं अपने पर्सनल व्यू में आपको दूंगा, कि कोई भी लीडर होना चाहिए सबसे पहले तो वो एजुकेटेड होना चाहिए। आज हमारे देश के अंदर कई लीडर ऐसे हैं जो कि एजुकेटेड नहीं है, और आज वो देश के अंदर कैबिनेट मंत्री बन के बैठे हैं, स्टेट मंत्री बन के बैठे हैं। तो वो जो मैं कभी पसंद नहीं करता इस बात को। हमेशा एक कोई लीडर, अगर लोग उसको रोल मॉडल मानते हैं, उसको अपने एक तरीके से डिस्ट्रिक्ट का या प्रदेश का राजा होता है, अपना लीडर होता है, वो एजुकेटेड होना चाहिए। जब तक वो एजुकेटेड नहीं होगा तब तक वो अपने प्रदेश को, अपने देश को या अपने डिस्ट्रिक्ट को वो नहीं चला सकता। तो एजुकेशन बहुत जरूरी है एक लीडर के लिए, और एक क्राइटेरिया होना चाहिए एक लीडर के लिए कि भैया ये क्राइटेरिया क्रॉस करके आपको आना है, तब आप बनके एक लीडर बनोगे।
तो बहुत बदलाव आएगा देश के अंदर, और हमारे देश के अंदर एजुकेशन में एक अलग चेंज आ जाएगा। जब देश का लीडर ही हमारा एजुकेटेड होगा तो ऑटोमेटिक हमारे देश के अंदर एक बदलाव आएगा। सर आपने ना, मुझे लगता है कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात की है आपने, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को टच किया, क्योंकि पॉलिटिकल लीडर्स का पढ़ा लिखा होना बहुत इंपॉर्टेंट है। और कई बार ऐसा होता है कि बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज में पॉलिटिकल जो चीजें होती हैं, जो बाद में समझ में आती है, जो पॉलिटिकल पार्टीज के जो वो होते हैं, सपोर्टर्स होते हैं, तो कई बार ऐसा होता है कि वो लोग ज्यादा पढ़ते लिखते नहीं है, लेकिन वो राजनीति करते हैं। तो आपके अकॉर्डिंग इसमें क्या व्यू है आपका? नहीं, बिल्कुल वो गलत है ना, मैंने आपको बताया तो ऑब्वियसली वो गलत है, लेकिन आज की डेट में बदलाव आ रहा है। आज आप देख रहे हो हमारे कैबिनेट मिनिस्टर्स को देखो, कई फॉरेन के जो हमारे जो आईएएस थे, आईपीएस थे, उनको उन्होंने मोदी जी ने चेंज करके उनको कैबिनेट में जगह दी है। तो एक बदलाव आया है। नहीं तो एक समय ऐसा था कि लालू प्रसाद यादव जिस जेल में है वो खुद तिहाड़ जेल के अंदर थे और उसका एक समय पे रेवेन काट रहे थे, वो जेल का उद्घाटन कर रहे थे। तो एक ये समय भी था, तो वो बदलाव आ रहा है। तो ये बहुत अच्छी बात की आपने, और मैं उम्मीद करती हूँ कि हमारे आने वाले देश के जो हालात हैं वो बहुत अच्छे हों और एजुकेशन से परिपूर्ण हमारा पूरा देश हो। सो सर बहुत अच्छा लगा आप हमारे शो में आए। मुझे भी बहुत अच्छा लगा आपके इस रेडियो पे आके। थैंक यू सर, बहुत अच्छा लगा कमिंग ऑन आवर शो। थैंक यू सो मच। थैंक यू। सो दोस्तों, ये थे हमारे आज के खास मेहमान। उम्मीद करती हूँ आपको हमारा आज का एपिसोड पसंद जरूर आया होगा। सुनते रहिए रेडियो नोएडा 107.4, आपकी आवाज में हुई होगा।